आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो विज्ञान, इतिहास और हमारी ऊर्जा के भविष्य से जुड़ी है। ये कहानी है थोरियम की, एक ऐसे परमाणु ईंधन की जो शायद सब कुछ बदल सकता था। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा परमाणु ईंधन हो जो यूरेनियम से भी बेहतर हो। मतलब एक ऐसा ईंधन जो खतरनाक कचरा भी कम पैदा करे और जिससे हथियार बनाना लगभग नामुमकिन हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत बन सकता है। 1000 साल। जी हाँ, 1000 साल। इतने समय तक सिर्फ अमेरिका के थोरियम भंडार ही पूरे देश को बिजली दे सकते हैं, वो भी आज की खपत के हिसाब से। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अनदेखे तत्व में कितनी जबरदस्त क्षमता छिपी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं थोरियम के उस वादे को। एक ऐसा वादा जो दशकों पहले किया गया था, पर फिर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। तो सवाल यह है कि थोरियम में ऐसा क्या खास है। देखिए, इसके फायदे वाकई बहुत बड़े हैं। ये यूरेनियम से कहीं ज़्यादा मिलता है, इससे रेडियो एक्टिव कचरा भी बहुत ही कम पैदा होता है, और सबसे बड़ी बात, इसके डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो अपने आप में मेल्टडाउन प्रूफ हों। मतलब अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो पिघला हुआ इंजन ग्रेविटी की वजह से अपने आप एक सेफ टैंक में बहकर चला जाएगा। अब ये सवाल तो मन में आएगा ही कि अगर ये ईंधन इतना ज़बरदस्त है तो फिर आज हमारे पावर प्लांट थोरियम पर क्यों नहीं चल रहे हैं। इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। तो चलिए अब जरा उन ऐतिहासिक फैसलों और उस खींचतान को समझते हैं जिनकी वजह से थोरियम को साइडलाइन कर दिया गया। बात है 1960s की। अमेरिका की ओक रिज नेशनल लैब में एक बहुत ही कामयाब एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर एक्सपेरिमेंट, यानी MSRE। ये कई सालों तक बढ़िया चला, लेकिन फिर 1970s में इसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई थीं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी LMFBR पर लगा दिया। ये यूरेनियम प्लूटोनियम साइकिल पर काम करता था और हाँ, हथियार बनाने वाले मटेरियल के लिए ज्यादा फिट बैठता था। ये जो कोट सामने है, ये उस दौर के तनाव को साफ दिखाता है। अमेरिकी कांग्रेसी चेट होलीफील्ड ने यह बात MSRE के डायरेक्टर एल्विन वेनबर्ग से कही थी। वेनबर्ग जो थे वो सुरक्षित रिएक्टर्स के बहुत बड़े पैरोकार थे। इससे पता चलता है कि उस जमाने में सेफ्टी को प्राथमिकता देना पॉलिटिकली कितना मुश्किल काम था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज साइंटिस्ट्स उन्हीं पुरानी फाइलों को फिर से खोल रहे हैं और उस अधूरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जो पुराना डिजाइन था यानी मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो ईंधन बनाने में तो बहुत एफिशिएंट था, लेकिन उसकी केमिकल रीप्रोसेसिंग का जो सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और तेज था। वहीं आज के जो थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स हैं, उनका अप्रोच बिल्कुल अलग है। उनका पूरा फोकस है सेफ्टी और सिंप्लिसिटी पर। और इस सिंप्लिसिटी की चाबी है स्लो रीप्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें होता क्या है कि ईंधन को रिएक्टर से बाहर निकालकर ऑफलाइन यानी एक अलग फैसिलिटी में और बहुत धीरे धीरे साफ किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? सिंपल है। ईंधन को छोटे छोटे बैच में कोर से बाहर निकालते हैं, फिर उसे रिएक्टर से दूर एक अलग यूनिट में ले जाकर साफ करते हैं, जहां से सारे खतरनाक प्रोडक्ट्स हटा दिए जाते हैं, और फिर साफ ईंधन वापस कोर में। ये तरीका पुरानी तेज वाली मेथड के मुकाबले कहीं ज्यादा सेफ और मैनेजेबल है। लेकिन एक मॉडर्न थोरियम रिएक्टर डिजाइन करना बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट है, जहां हर फैसले का एक नतीजा होता है। इंजीनियर्स को 5 मेन चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। 1. सेफ्टी। 2. रीप्रोसेसिंग आसान हो। 3. फ्यूल साइकिल सेल्फ सस्टेनिंग हो, मतलब आत्मनिर्भर। 4. रिएक्टर के पार्ट सालों साल चले। और 5. शुरू करने के लिए कम से कम ईंधन की जरूरत पड़े। और मुश्किल यह है कि एक चीज को सुधारो तो अक्सर दूसरी बिगड़ जाती है। और यहीं से असली दुविधा शुरू होती है। देखिए, अगर ईंधन को बहुत जल्दी जल्दी, मान लीजिए हर 10 दिन में साफ किया जाए, तो रिएक्टर का ब्रीडिंग रेशियो 1.0 से ज्यादा होता है। अब ब्रीडिंग रेशियो का मतलब है कि रिएक्टर जितना फ्यूल जला रहा है उससे ज्यादा नया फ्यूल बना रहा है। लेकिन अगर रीप्रोसेसिंग धीमी होती है तो ये रेशियो गिर जाता है और रिएक्टर बस सेल्फ सस्टेनिंग रह पाता है। तो ये सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी के बीच एक सीधा ट्रेड ऑफ है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। क्या होता है जब इंजीनियर्स सिर्फ एक छोटी सी चीज बदलते हैं, जैसे कि वो पाइप जिनसे ईंधन बहता है, उनका साइज। अगर ईंधन के चैनलों को चौड़ा कर दिया जाए तो 2 अच्छी बातें होती हैं। पहली, रिएक्टर नेचुरली और सेफ हो जाता है।
दूसरी, वो नया ईंधन बनाने में भी और बेहतर हो जाता है। सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन एक पेंच है। वही बदलाव जो सेफ्टी बढ़ाता है, वो रिएक्टर के ग्रेफाइट पार्ट्स की लाइफ तेजी से कम कर देता है, और साथ ही रिएक्टर को शुरू करने के लिए जो शुरुआती ईंधन चाहिए, उसकी मात्रा भी बहुत बढ़ा देता है। यही है वो इंजीनियर्स डिलेमा। कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है, सिर्फ अलग अलग तरह के ट्रेड ऑफ्स हैं। अब इन सारी इंजीनियरिंग चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर में थोरियम को लेकर दिलचस्पी फिर से जाग रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस नई ग्लोबल रेस में कौन आगे है। इस मामले में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उनका लक्ष्य है कि इस दशक के आखिर तक कमर्शियल रिएक्टर बना लिए जाएं। भारत, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं, वो भी इसे अपनी फ्यूचर एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा मान रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका और कई दूसरे देश भी इस टेक्नोलॉजी पर फिर से गौर कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। अभी पिछले साल ही जून 2023 में चीन ने गोबी रेगिस्तान में अपने एक्सपेरिमेंटल थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर को चलाने का ऑफिशियल लाइसेंस हासिल कर लिया। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो इस टेक्नोलॉजी को हकीकत के और भी करीब ले आया है। तो हमने कई बार ब्रीडिंग रेशो की बात की। चलिए एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। ये असल में रिएक्टर की फ्यूल एफिशिएंसी को नापने का एक तरीका है। 1.0 का रेशो एक मैजिक नंबर है। इसका मतलब है कि रिएक्टर पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग यानी आत्मनिर्भर है, और यही वो गोल है जिसे दुनिया भर के डिजाइनर्स अचीव करने में लगे हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। 50 साल तक नजरअंदाज किए जाने के बाद दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स अब थोरियम की ताकत को फिर से पहचान रहे हैं। तो क्या ये भूला हुआ ईंधन वाकई हमारे आने वाले कल को पावर दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाले दशक में ही मिलेगा।